बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो एटॉमिक रेडियस होती है, जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस और अदर प्रॉपर्टी हैं, जो एटम की प्रॉपर्टी अब तक हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने पढ़ा था, उससे आगे है जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये मान लो बेसिक बैकबोन है आपकी केमिस्ट्री की। आपको जनरल प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक होने से पहले आपको ये अच्छी तरह आनी चाहिए, तब जाके आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। देखो आपको साफ पता चला था मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इसको हमें मानते हैं कि ये एक मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है। ये मान लिया मेरा ये एटम है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका क्या है न्यूक्लियस। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मूव करते हैं, तो टोटल मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इट इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, बाहर वाले सेल तक, हैविंग इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से लेके हम सपोज करें इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है, वो एक मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है बिटवीन द, आपका मोस्ट प्रोबेबल क्यों बोला गया है, क्योंकि हम इसको एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते कि कहाँ तक इलेक्ट्रॉन है इन स्पाइट ऑफ द इंटर एटॉमिक फोर्स। इसके अंदर क्योंकि एटॉमिक फोर्स के साथ साथ में इसको रिपल्सन फोर्स, मान लिया ये दूसरा सेल है, यहाँ पे आपके इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, तो इसको एग्जैक्टली हम बता नहीं कर सकते कि कहाँ तक आपका डिस्टेंस है, क्योंकि इसके ऊपर आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। यहाँ पे दो हमारे फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और हमारा क्या हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। तो एग्जैक्टली हम पता नहीं कर सकते कि आपका डिस्टेंस कहाँ तक है, ठीक है। द एटम पैक्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, तो हम ये नहीं कि दो एटम को पैक कर सकते, मान लिया दो एटम को पैक किया, क्योंकि इनके बीच में दोनों रिपल्सिव फोर्स भी है और आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी है, तो दोनों तरह के फोर्स है, इसलिए हम ये मान नहीं सकते कि कितना वो पैक्ड है, वो लूजली पैक्ड भी हो सकता है, क्लोजली पैक्ड भी हो सकता है। तो सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आपका आउटर मोस्ट सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर इम्पॉसिबल आइसोलेशन, एक तो हमें इसको क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम कभी भी एटम को अलग अलग करके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने सोडियम एटम है या सोडियम एटम को अलग से निकाल दो, वो पूरे दो, कम से कम दो एटम या तीन एटम का हम निकाल सकते हैं। कभी भी हम इम्पॉसिबल है आइसोलेशन ऑफ एटम, एटम को आइसोलेट करके फिर हम उसकी एटॉमिक रेडियस निकालें, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहले तो जो हमारी रेडियस है बिल्कुल एग्जैक्ट रेडियस नहीं होती, सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल आपका क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल एट विच इलेक्ट्रॉन फाउंड्स, वहां से लेके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके जहां तक इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो आपका बोल सकते हैं कि वैसे डेफिनेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना, अप टू वेयर इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपके मिलते हैं, तो उसको हम बोल देंगे आपका एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस हम एग्जैक्टली क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते और सिंगल एटम की नहीं कैलकुलेट सकते, कभी भी हम सिंगल एटम की आपकी रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो इसलिए कैलकुलेट, कभी भी एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, दो एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कभी हम बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक है, एग्जैक्ट पोजीशन हम इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो हम एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, दूसरा हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते। तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस है ये सिर्फ आइडिया है कि आपकी मोस्ट प्रोबेबल आपका है, ठीक है ना। ये आपका एक अप्रोक्सीमेट एटॉमिक रेडियस होती है जो कैलकुलेट की जाती है एक्सरे से, डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा स्टडी की जाती है ऑफ द सेम एटम्स, ठीक है। सेम एटम की आपकी क्या कर जाती है, हमें कैलकुलेट की जाती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। अब टाइप क्या क्या होते हैं एटॉमिक रेडियस के, क्या क्या टाइप होते हैं वो हम कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। टाइप क्या क्या है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्या क्या टाइप है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। जो हमारी एटॉमिक रेडियस उसकी क्या क्या टाइप है, ठीक है। फर्स्ट हमारी टाइप है कोलेंट रेडियस, फर्स्ट हमारी क्या है कोलेंट रेडियस, ठीक है। सेकंड हमारी क्या है आपकी वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल्स रेडियस। और हमारी थर्ड क्या है आपकी, थर्ड हो जाएगी हमारी मेटालिक रेडियस, थर्ड हमारी क्या हो जाएगी मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस। तो तीन टाइप की हमारी रेडियस होती हैं, कोलेंट रेडियस,
वंडरवाल रेडियस, और फोर्थ भी वो हम अलग से पढ़ लेंगे, हमारे वैसे तो 4 होते हैं जिसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस, ठीक है। आप इसमें पढ़ लेंगे या हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, जो द डिस्टेंस है इट द हाफ। देखो कोवेलेंट रेडियस कैसे कैलकुलेट करना, पहले एक एग्जांपल कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लिया आपके ये आपका क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम है, ये मान लिया यहाँ तक आपके 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है। ये आपका क्लोरीन एटम है, इनके बीच में ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मान लिया आपने सपोज कर लिया ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ए बी, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस है सेम एटम के बीच में। यहाँ पे हम इसको भी हमने 2 डिवाइड्स कर रखा है। हम किसकी ले रहे हैं, हेटेरो एटम की या होमो एटम की। तो हम होमो एटोमिक ले रहे हैं। होमो एटोमिक का मतलब हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने H2 की ले ली, हमने क्लोरीन की ले ली, तो होमो एटोमिक के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हम कैसे निकाल लेंगे, तो हम डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा ए बी है, तो हम रेडियस कैसे निकाल लेंगे। रेडियस जैसे मैंने दोनों सेम एटम है, मान लिया हाइड्रोजन है, तो दोनों सेम एटम है, तो क्या कर लेंगे, मुझे हाइड्रोजन की या किसी भी एटम की रेडियस निकालनी है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसका हम क्या कर देंगे, हाफ। जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हम हाफ कर देंगे। तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस क्या, कोवेलेंट रेडियस क्या, इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। आपके 2 न्यूक्लियाई, तो आप क्या कर सकते हैं, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। इसके 2 न्यूक्लियाई हैं, उनके अंदर आपका है, उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, हाफ। तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी रेडियस निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लिया आपने हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है, सपोज कर लिया ये हाइड्रोजन ही एटम है, तो इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें, ये मान लिया 2 हाइड्रोजन है, इनके बीच का डिस्टेंस जो हम एक्सरे से निकालते हैं, ये हमारा क्या है, एक्सरे से हम स्टडी करते हैं, तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना मिलेगा, 74 पिकोमीटर्स। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जो आपका ए बी के बीच में कितना मिला, 74 पिकोमीटर। कैसे हमने निकाला, बाई एक्सरे से, जो हम एक्सरे करते हैं बाई एक्सरे स्टडी से, तो ये निकाल लेंगे। अब हमने इसकी एटॉमिक रेडियस निकालनी है, तो एटॉमिक रेडियस अब हम कैसे निकाल लेंगे, मान लें सपोज करना है आपने हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, आप कर दोगे इन दोनों को हाफ कर दोगे, क्या हो जाएगा, DAB/2, तो आपका क्या हो जाएगा, 74 पिकोमीटर बाई 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 37 पिकोमीटर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने, ठीक है, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये हमारा होमो एटम के लिए, अगर आपने लेना हेटेरो एटॉमिक का मतलब 2 अलग अलग एटम के बीच में, जैसे हमने मान लिया जो भी 2 एटम है, जैसे हमने मान लिया HCl मान लिया या HI मान लिया या HF हम ले लेंगे, कोई भी हेटेरो एटम है, अलग अलग एटम्स, ठीक है, AB, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ठीक है। यहाँ पे ये सम सेम भी ले सकते हैं, ये मान लिया AA था हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा AA, यहाँ पे क्या हो जाएगा AA, यहाँ पे AB भी ले सकते हैं। तो हेटेरो एटम होगा, जैसे मान लिया HCl हम ले लिया, कोई और एटम ले रख सकते हैं, तो वहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है बिटवीन 2 एटम्स, वो हम निकाल सकते हैं आपका रेडियस ऑफ A प्लस में रेडियस ऑफ B माइनस में 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। A और B का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है हम डेल्टा ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा फार्मूला। ये जो फार्मूला गिवन था ये किसने दिया था, इसको बोलते हैं स्टीवेंसन फार्मूला। हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। होमो एटॉमिक की निकालनी तो सीधा हमें पता है, जो आपका रेडियस का जो डिस्टेंस होता है, जो आपका डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आपका AA के बीच में RA प्लस में RB, दोनों का RA, दोनों का हाफ कर देंगे तो हमारी रेडियस निकल जाती है। तो इसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है। तो एक की रेडियस निकालनी, तो ये आपका इसके इक्वल होता है। लेकिन हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर हेटेरो एटम है, 2 एटम अलग अलग है, ठीक है। आपका डेल्टा X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो आगे पढ़ेंगे वहाँ से वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है हम आगे बताएंगे, तो उस हिसाब से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव
डिफरेंस। देखो कुछ एटम की मैं बता भी रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, आपका लिथियम है, बेरिलियम है, आपका फ्लोरीन है, इसकी मान लिया 2.1 होती है, इसकी मान लिया 1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। आगे हम बताएंगे क्या होती है, अभी हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज कर लिए आपकी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे फ्लोरीन की आपकी कितनी है 4, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस ले लेंगे, डेल्टा एक्स की 4 माइनस में क्या हो जाएगा 2.1। तो यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे। तो कोई भी हेटेरो एटम है तो उसकी अगर हमने एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, जो भी आपका डिस्टेंस है उसका फार्मूला ये हो जाएगा, फिर जो वैल्यू निकलेगी उसका हम हाफ कर देंगे। ये फार्मूला हमारा दो हेटेरो एटम के बीच में डिस्टेंस निकालने का, जो किसने दिया था, स्टेवेंसन्स फार्मूला जिसको बोलते हैं, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप की रेडियस कौन सी, हमारी वंडर वाल रेडियस। तो वंडर वाल रेडियस क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस, वंडर वाल जो रेडियस है वो क्या है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स, यानी वंडर वाल फोर्स बिटवीन टू वंडर वाल फोर्स एटम, जो जिनके बीच में वंडरवाल फोर्स एटम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लिया आपने दो आपके एटम ले लिए क्लोरीन के, ठीक है, ये आपके दो क्लोरीन के एटम है। एक मान लिया सपोज कर लिया मैंने यहाँ पे, एक मेरा जो सेकंड हमारा जो एटम है, एक हमने मान लिया सपोज कर लिया यहाँ पे है, ठीक है ना। तो दो हमने एटम ले लेंगे, दो हमने ले लिया यहाँ पे, ये मान लिया क्लोरीन है, ये भी आपका क्लोरीन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन ले लेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला फोर्स है, यहाँ पे ये दोनों किस बॉन्ड से बंधे हुए, ये इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट्स बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो आपका कौन सा फोर्स है, जो यहाँ पे जो फोर्स है इस सेंटर से लेके, ये मान लिया दो सेंटर हमारे, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से लेके जो ये वाला फोर्स है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कौन सा फोर्स है, वो हमारा कौन सा फोर्स है, वंडरवाल फोर्स। तो इस फोर्स को हम बोल देंगे हमारा ये कौन सा फोर्स है, वंडरवाल फोर्स, वॉल्स फोर्स, ये हमारा कौन सा फोर्स होगा, वंडरवाल फोर्स। तो यहाँ पे जो रेडियस निकलेगी, तो जैसे मान लिया मैंने क्लोरीन का एग्जांपल ले रखे, अगर आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, ये वाली अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, ये अलग मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से आपकी यहाँ तक की जो निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की आपकी अलग होगी, ये तो आपके क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में। आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप 10th में पढ़ भी चुके हम, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ले लेंगे, या जो भी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे कोवेलेंट रेडियस। से फॉर एग्जाम्पल, फॉर केस ऑफ द, जो हमने यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं कोवेलेंट, इसका क्लोरीन का केस ले रहे हैं 198 पिकोमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा 198 पिकोमीटर्स, ठीक है। सेकंड अगर हम केस ले रहे हैं, सेकंड अगर हमने ले लिया, यहाँ पे दो कोवेलेंट बॉन्डेड लेंगे, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 360 पिकोमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 360 पिकोमीटर्स, ठीक है। अगर आपने इसकी कोवेलेंट रेडियस निकाली, ये रेडियस है, ये आपके दो एटम है, जैसे मान लो दो क्लोरीन के एटम घूमते घूमते एक दूसरे के नज़दीक आ गए, मतलब हमने इनको फ्रीज कर दिया। जैसे दो क्लोरीन के आपके मॉलिक्यूल थे, जैसे हमने क्लोरीन को फ्रीज किया तो आपका क्या हो जाएगा, वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम एक्सरे से स्टडी करते हैं, तो ये आपका हमें मिलता है कि दो तरह की आपकी रेडियस मिलती है, तो ये वाली रेडियस कम मिलती है, ये वाली ज़्यादा मिलती है, हमेशा ध्यान रख लेना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और आपका जो आपका वंडरवाल बॉन्ड होता है वो आपका वीक बॉन्ड होता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हमारा वंडरवाल रेडियस। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 पिकोमीटर्स, तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनका हाफ कर देंगे अगर हमने निकालना है। ये ज़्यादातर आपकी जो वंडरवाल रेडियस होती है, ये किसके बीच में होती है, हम जो कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज के बीच में जो रेडियस होती है वो किस में होती है, ये आपकी कोवेलेंट बॉन्डेड में होती है। तीसरी हमारी है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस जो मेटल के बीच में डिस्टेंस होता है, कोई भी हम ले लेंगे, जो हमारे मेटेलिक बॉन्ड है उनके बीच में डिस्टेंस होता है। देखो ये मान लिया, सपोज कर लिया दो एटम है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे उनका डिस्टेंस जो होगा उसको हम बोल देंगे कोवेलेंट रेडियस,
ठीक है, इसको बोल देंगे कोलेंट डिस्टेंस या जो भी आपका है। तो ये आपका इसमें भी वही सिस्टम रहेगा। यहाँ पे हमने रेडियस निकालने, मान लिया सोडियम की निकालने, हम क्या कर देंगे, ए जो बी का डिस्टेंस है उसका हम हाफ कर देंगे। एग्जैक्ट में होता कैसे है, जैसे एक सी मॉडल होता है, सी मॉडल्स ऑफ मेटल्स, कोई भी मेटल है, मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोल देंगे मेटालिक बॉन्ड। देखो कैसे एग्जिस्ट करता है आपका, जैसे मान लिया ये मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ये आपका पार्ट, जो भी आपके एटम होते हैं, एटम जो आपके होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं मेटल के केस में। आप कभी भी ध्यान रख लेना है, जो मेटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहाँ आ जाते हैं, बाहर। हम कंसीडर कर रहे हैं ये जो आपकी मैं बॉल शो कर रहा हूँ, ये कौन सी बॉल है, ये आपकी हैं एटम्स। एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आगे, मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये आपके क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के एटम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एटम के बीच में और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। लेकिन आपकी जो रेडियस होगी वो कौन सी होगी, दो कर्नल, यहाँ पे दो तरह की आपकी चीज़ दिखाई दे रही है, एक आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दूसरे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी मेटल है वो आपका, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन निकलने की बिल्कुल कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं, जिनके कारण करंट कैरी होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं, जो करंट चलता है मेटल के अंदर, इन्हीं के कारण होता है। ये इसको ट्रांसफर कर देंगे करंट, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो इनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चल सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोल देंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और आपका जो ये वाला सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कर्नल्स। ये आपका क्या है, कर्नल्स। कर्नल क्या होता है, जिनके ऊपर, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पार्ट बचा एटम का उसको बोल देंगे कर्नल्स। तो कर्नल हमारे, तो डिस्टेंस जो हम लेंगे दो कर्नल के बीच के जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, तो इसको हम ले लेंगे DAB। तो इसका हम हाफ करते हैं, इसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, कोलेंट रेडियस। तो कोलेंट रेडियस क्या है, या तो सीधा बोल दो आपके जो मेटेलिक आयन है, यहाँ पे जो ये आपका क्या है, एक मेटेलिक आयन ही तो है, ये क्या है, मेटेलिक आयन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया सोडियम है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये आपका क्या बना, कर्नल, और ये क्या बना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कर्नल्स, ठीक है। तो आपका कर्नल है, तो इसको ये हम ले रहे हैं, ये आपका क्या है, मेटालिक आयंस। ये हमारे क्या है, एक ये मेटालिक आयन, तो इनके मेटालिक आयन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका अगर हम हाफ करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, वंडर मेटालिक आपकी रेडियस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाएगा, अभी हम आयनिक रेडियस पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा इसको ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ, आपको ये एक तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो आपकी, क्योंकि जो फोर्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फोर्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है उसके हिसाब से अगर हम देखें, जो मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही नज़दीक होगा। तो सबसे जो आपकी बड़ी रेडियस होगी वो आपकी होगी वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस, क्योंकि वीक फोर्स है, ये आपका क्या है, वीक फोर्स है, इसलिए आपका वंडरवाल रेडियस ये सबसे ज़्यादा होगी, सबसे बड़ी ये होगी। दूसरे नंबर पे हमारी क्या होगी, आपकी जो आपका मेटेलिक बॉन्ड है और कोलेंट बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कोलेंट रेडियस, कोलेंट रेडियस, और इससे ज़्यादा क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, मेटेलिक रेडियस। तो हमारी तीनों रेडियस हैं। तो जो आपकी जो बॉन्ड होता है आपका, जो कोलेंट बॉन्ड होता है वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके कारण इसकी जो रेडियस होती है वो भी उस हिसाब से आपकी कम या ज़्यादा होती है। तो आपने ध्यान रखना इसके अंदर। तो हमारी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी वंडरवाल रेडियस, दूसरे नंबर पे मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे स्मॉल ये है, इससे ज़्यादा लार्ज ये है, और सबसे ज़्यादा लार्ज आपकी ये हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलेंगे रेडियस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस हम ले रहे हैं, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोहर फॉर्मूलास, अकॉर्डिंग टू बोहर्स फॉर्मूलास, आपने देखा था बोहर फॉर्मूला था जो, उसके अनुसार अगर हम रेडियस देखें तो हमारी क्या रेडियस हो जाएगी, हमें पता है कि रेडियस निकालने का क्या फार्मूला था बोहर के अनुसार, RN आपका 52.9 पिकोमीटर, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे
ए नॉट या हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या थी ए नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा जेड। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 52.9 को हम क्या लिख देंगे ए नॉट। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला था, ये क्या था रेडियस निकालने का फार्मूला। आपका ए नॉट कितना है 52.9 पिकोमीटर्स। ठीक है, अगर किसी की भी हमने रेडियस निकालनी है तो सीधा फार्मूला है, आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो सीधी किस पे डिपेंड करती है, इसको हम लिख देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट। जो इस इफेक्टिव क्या है, एक्चुअल में जो चार्ज आपका लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स। तो जो एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल देंगे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो अगर हमने रेडियस देखनी है तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल, अगर सेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगी, सीधा सा है। अगर सेल सेम होंगे तो फिर ये वाला फैक्टर तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या होगा आपका, उसके लिए हम क्या देखेंगे प्रोटॉन्स, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ है प्रोटॉन्स, तो हम प्रोटॉन को देख लेंगे। ठीक है, प्रोटॉन। अब अगर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, अगर हमने ले लिया, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस, जो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस किस में ले रहे हैं हम, वो हमारी किस में हो जाएगी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो पीरियड में हमारी क्या हो जाएगी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। तो इसके अगर अंदर हम देखें तो देखो पहले मैं आपको डाटा लिख देता हूँ। देखो लिथियम है, लिथियम की हमारी लगभग आपको याद रखने की जरूरत 52 पिकोमीटर्स, बेरिलियम की आपकी होती है 11 पिकोमीटर्स। ठीक है ना, उसके बाद बोरोन की लगभग 88 पिकोमीटर होती है, कार्बन की 77 पिकोमीटर होती है, नाइट्रोजन की 70 पिकोमीटर होती है, ऑक्सीजन की 74 पिकोमीटर होती है, और फ्लोरीन की आपकी कितनी होती है 72 पिकोमीटर, और आपकी नियोन की सबसे ज़्यादा होती है 160 पिकोमीटर्स। ठीक है, तो अब डाटा पे देखो, आपको पता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देख रहा हूँ, लिथियम की 3 एटॉमिक नंबर 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें क्या होगा 1s2 2s1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p की 1s। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 और 2p की 6। तो ये आपका यहाँ तक आपका s ब्लॉक है, यहाँ आपका p ब्लॉक है। तो यहाँ पे आपके कितने सेल हैं, यहाँ पे अगर हम सेल देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपके 2 सेल हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें पहला सेल और दूसरा सेल, यहाँ पे भी 2 सेल है, यहाँ पे भी 2 सेल है, सेल 2 है, ये इसके सब सेल हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें 2 ही सेल हैं। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 1s, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 3, ऐसे चलता चलता यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 आपकी 2 8, टोटल हमारी नियोन की 2 8 होती है। तो सेल तो सब में बराबर, आप देख रहे हो इसमें भी सेल 2 है, इसमें भी 2 सेल हैं, तो यहाँ पे सेल अगर हम देखें तो सेल सबके अंदर बराबर है। देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो तो सेल यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 सेल है, यहाँ पे भी 2, सेल सब में बराबर है। तो इसका मतलब हमारा सेल बराबर है, तो सेल तो हमारे हो गए सेम। तो दूसरा फैक्टर क्या है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हम देख लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब हमारा ये फैक्टर तो लगेगा नहीं कि आपका यहाँ पे क्या है आप सेल वाला फैक्टर, पहले हम सेल वाला देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सेल का फैक्टर तो लगेगा नहीं, क्योंकि सेल सब में बराबर है, सभी के अंदर 2 सेल हैं। क्योंकि अगर ये पीरियड की बात करें तो ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब सभी के आपके जो है सेल बराबर। अब देखेंगे प्रोटॉन, आप देखोगे यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जो है Z इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 8 का मतलब 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन्स। तो ये हमारे क्या है अलग अलग प्रोटॉन हैं। तो आप इसमें देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके क्या है यहाँ पे इंक्रीज होंगे। और आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन की अगर बात करें तो हमारे जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा।
ठीक है ना। तो प्रोटॉन पे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। इसके कारण अगर हम इधर चल रहे हैं तो 3 पॉइंट हमने नोट करने हैं इसके अंदर। सबसे पहले जनरल में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपकी क्या होगी, एटॉमिक रेडियस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड फैक्टर अगर हम देखें कुछ केसेस के अंदर, अगर यहाँ देखें, देखो यहाँ पे देखो आपका ये 52 से आपका 1 डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, लेकिन यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ जाते हैं, या फिर ये वाला देखते हैं, तो तीनों जगह चेंज है। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे रेडियस किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन से ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके इसके अंदर 7 प्रोटॉन है, इसके अंदर हमारे 8 प्रोटॉन है। लेकिन प्रोटॉन को ओवरवेट किसने किया, तो आप देख रहे हो इसके अंदर अगर हम नाइट्रोजन का अगर मैं केस लेता हूँ तो नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, आपका नाइट्रोजन का 1s को छोड़ दें तो आपके कितने बच जाएंगे, तो 1s2 2s2 आपका क्या हो जाएगा 2p3। तो मतलब यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये मैं 3 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ 3p के अंदर। अगर हम ऑक्सीजन का केस लेंगे, ऑक्सीजन का 1s2 2s2, ये तो यहाँ तक तो सेम है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो बेशक आप साफ कर दो, ठीक है। जहाँ पे चेंज है वो लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे देखें हमारा 2p में इसमें कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और इसमें देखेंगे 2p में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3, हमारे 3 सेल होते हैं 1 2 3 p के अंदर। तो आपका 2p के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे इसके अंदर अगर हम देखें तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल्स ईच अदर्स, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर्स। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज, सो इलेक्ट्रॉन्स जो आपका क्लाउड इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इंक्रीज, या हम बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आउटवेट जो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा है, सिंपल वे में हम बताते हैं जितना हमारा न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, देखो इसके अंदर 7 प्रोटॉन है, इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन होने के कारण इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीज होने की बजाय नाइट्रोजन से आपके जैसे हम ऑक्सीजन पे जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब इंक्रीज क्यों हुई है, वो इंक्रीज वो इसलिए हुई है कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए p सेल के अंदर, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उसको ओवरवेट कर देगा, ठीक है ना, विच ओवरवेट द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये आपका इसका रीजन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे फ्लोरीन से। तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे क्या देखें इसके अंदर, अगर हम इनका केस ले लेंगे दोनों का, ठीक है, तो ये आपका इसमें तो आप देखो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे 2p में 5 है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप बोल दोगे, हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से आप बोल लोगे। यहाँ पे आपके 4 है, वैसे अगर हम देखें 1 2 3 तो 2 2 4 2 टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अगर देखें तो रिपल्सन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रेडियस बता रहा है ये आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हमने तो उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, ये ध्यान रख लेना कि हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते, जो आपका एक्सपेरिमेंटली आया उसी डाटा को हमने एक्सप्लेन करना है। जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो इसका 74 मिला, इसका 72 मिला, तो अभी वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वाला तो सिस्टम लगेगा नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगता तो इसका साइज बड़ा होता, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं इसका साइज क्या है, स्मॉल है, तो इसका साइज स्मॉल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे इसमें आपका मोर न्यूक्लियर चार्ज, साइज डिक्रीज हुआ है तो इसके अंदर मोर
न्यूक्लियर चार्ज, आप बोल सकते हो इसके अंदर मोर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इसके कारण इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। पहला क्वेश्चन है जनरल ट्रेंड ये है, सेकंड क्वेश्चन है नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्लोरीन का साइज बड़ा होता। फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता इसी के ऊपर, देखो फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, नियोन का साइज बड़ा क्यों है। ठीक है, आपको पता है कि नियोन का एकदम से साइज, यहाँ पे हमने किस रेडियस को मेजर किया है, वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस। तो यहाँ पे हमने वंडरवाल रेडियस को मेजर किया है, और आपको यहाँ पे हमने सभी के लिए कौन सी रेडियस मेजर की है, या तो हमने मेटेलिक, यहाँ पे ये मेटल है तो मेटेलिक रेडियस की है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सी की है, कोलेंट रेडियस की है। और यहाँ पे क्योंकि आपकी जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, ये इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स आपको पता बिल्कुल वीक फोर्स होता है वंडरवाल फोर्स। तो यहाँ पे वंडरवाल फोर्स जो वीक है, इसका मतलब रेडियस यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स वीक है, तो जो हमने रेडियस कैलकुलेट की है, फोर्स वीक है तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने अपने इतना ही बताना कि नोबल गैसेस की रेडियस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होता है वो वंडरवाल फोर्स होता है, उसकी रेडियस आपकी जितना वीक फोर्स होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लेंगे वेरिएशन इन पीरियड्स। अगर हम पीरियड की बात करें, अगर हम पीरियड ले रहे हैं, अगर हम वेरिएशन इन ग्रुप के अंदर अगर हम ग्रुप की बात करें, जैसे हमने ले लिया ग्रुप फास्ट में लीना के रब कैसे फिरे, लीना के रब कैसे फिरे, या लीना रब से करे फरियाद। तो हम 2-3 ही ले लेते, ज़्यादा हमें लेने की, यहाँ तक ले लेते 3 तक ही। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगा हमारा 19। तो आप सीधे भी ले सकते हो, यहाँ पे क्या है 2 1s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 और 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 8 और 1s, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेल हैं, अगर हम सेल की बात करें तो इसमें कितने सेल हैं, यहाँ पे 2 सेल हैं, यहाँ पे कितने सेल हैं 2 सेल है, यहाँ पे कितने सेल हैं 3 सेल हैं, यहाँ पे कितने सेल हैं 4 सेल हैं। तो इसका मतलब सेल इंक्रीज होंगे नीचे की तरफ। और आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस सीधी किस पे डिपेंड करती है, सेल के ऊपर। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपका अगर सेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगी, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रुप के अंदर हमेशा क्या होगी, रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन द ग्रुप के अंदर इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। जो सेल हैं वो आपके बड़े हैं, जिसके कारण आपकी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट हमारी है आयनिक रेडियस क्या होती है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। हमारी जो आयनिक रेडियस है वो क्या है, आयनिक रेडियस क्या होती है, जैसे मान लिया ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, तो ये आपका क्या है, ये हमारा सोडियम पॉजिटिव और ये हमारा क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ की डिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वही है, इट द फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू, आपका जो आयनिक रेडियस है डिफाइन एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो ये यहाँ से अगर हम मान लिया सेंटर से लेके, ये मान लिया सोडियम पॉजिटिव है, तो यहाँ से सेंटर से लेके जहाँ तक इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको हम बोल देंगे आपकी इसकी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अगर हम इसकी पता है तो हम इस टोटल की निकाल के ये माइनस कर देते हैं। इट द फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो उसको हम बोल देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियस, किसी की भी हमारी हो जाएगी आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस हम कैसे निकालते हैं, इट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द कैटायंस टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ तक आपका इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जाता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस। जैसे हम लिए ये हमारा क्या था क्लोरीन, तो आपका यहाँ तक ये मान लिया, यहाँ पे सेंटर इसका है, तो ये वाली हो जाएगी क्लोरीन की और ये वाली हमारी हो जाएगी किसकी, सोडियम की। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल, तो इसमें कोई आपसे पूछेगा भी नहीं आयनिक रेडियस क्या होती है, लेकिन आपका एक दो क्वेश्चन जो आता है वो बता देंगे। अब जैसे मान लिया किसकी ज़्यादा होती है,
आपसे पूछे भी कैटायन की या पेरेंट्स एटम की, ये आपका पेरेंट्स एटम है जिससे बना है, ये हमारा क्या है पेरेंट्स एटम्स, ये हमारा है पेरेंट्स एटम। अगर मैं इसका कैटायन ले लूँ तो किसकी लार्जर साइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज लार्जर साइज, पेरेंट्स एटम और इट्स आयन, विच हैज लार्ज साइज, लार्ज साइज किसका लार्ज साइज होगा, पेरेंट्स एटम्स और कैटायंस, हमने किसका ले लिया कैटायन, तो आपने बताना इनमें से किसका बड़ा साइज होगा, तो ये आपका क्या है कैटायन, आपको पता है। तो इनमें से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास फार्मूले वही दो रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम देख लेंगे, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सोडियम की, सोडियम का क्या हुआ एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पे आपका 2, 8 और 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 11, लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें Na पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है तो हमारे कितने हो जाएंगे 2 और 8। तो इसके अंदर अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पे कितने सेल हैं, 3 सेल हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सेल की बात करें तो 2 सेल हैं, तो इसका मतलब सेल यहाँ पे ज़्यादा है, तो सेल ज़्यादा है तो अपने आप में एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके 11 हैं, प्रोटॉन कितने हैं, आपके 11 हैं, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, और यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 11 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन क्या है, तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर होगा, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे 11 को अट्रैक्ट कर, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस से डिक्रीज, ठीक है, आपने ध्यान रखना। अगर हम सेकंड केस ले लें, अगर हमने केस ले लिया अब एनायन का, अगर मैं एनायन का केस ले रहा हूँ, जैसे मान लिया मैंने ले लिया क्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव आयंस, ये इसका पेरेंट्स है और ये इसका आयन है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की केस देखें, इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो प्रोटॉन कितने हैं 17, यहाँ पे भी प्रोटॉन कितने हैं 17, ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 17, यहाँ पे क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, यहाँ पे लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब वो आपके यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होगा तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक केस और अगर ले लेते हैं हम, ठीक है, आपको अगर दे दिया जाए आइसो इलेक्ट्रॉन्स को, एक आपका क्वेश्चन और बार बार आता है कि आइसो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉन, वो स्पीशीज विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पीशीज विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द आइसो इलेक्ट्रॉन्स। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम केस ले रहे हैं किसका, हम नियोन से स्टार्ट कर लेंगे, हमने मान लिया ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन, फ्लोरीन्स, नियोन्स, ठीक है। नियोन को छोड़ देंगे, नियोन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नियोन की वैन डर वाल रेडियस होती है। फ्लोरीन, सोडियम्स Na पॉजिटिव, सोडियम्स हमारा 10, 11, 12, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के बाद हमारा क्या है 12, 13, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। जिससे ये मान लिया सभी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन देखें, यहाँ पे पहले हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 इंक्रीज हो गए तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 12 है तो 2 डिक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका 13 होता है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है, तो फिर हमने क्या देखना, प्रोटॉन्स और सेल देखना है। अगर सेल देखेंगे तो क्योंकि सभी में क्या होगा 2 8 सेल तो बराबर होंगे क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो सेल वाला तो कोई चक्कर है नहीं। अब हमने न्यूक्लियर चार्ज देखना, तो प्रोटॉन देखेंगे, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 8, यहाँ पे प्रोटॉन कितने 9, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 11, यहाँ पे प्रोटॉन है 12, यहाँ पे प्रोटॉन 13 है। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको पता है जो हमारा फार्मूला है रेडियस निकालने का n²/z, z क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर आपका ये इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।